इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम जो है ये किसी एक फ़र्द का तैयार करदा प्रोग्राम नहीं होता, बल्कि एक पूरी टीम इसके साथ काम करती है और बच्चे की स्पेशल नीड्स को एड्रेस करने के लिए उस सारी टीम को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है। आपके पास रीडिंग, राइटिंग या लर्निंग नीड्स की एक और शक्ल भी हो सकती है, जिसे आप ये कहते हैं कि उसके बिहेवियर या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं है, आपका बिहेवियर जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, तो आप रीडिंग, राइटिंग या कोई भी न्यूमरेसी वट एवर द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आप कुछ भी उस बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, अगर उसकी बेस लाइन जो कि उसके बिहेवियर से रिलेटेड है वो ठीक नहीं है, तो उसमें उसकी लर्निंग जो है वो मुतासिर हो सकती है। और आईपी की ड्यूरेशन जो है वो मिनिमम 6 वीक्स है, लेकिन मैक्सिमम आप इसको 3 to 6 मंथ्स के लिए जो है वो प्लान करते हैं। ये जो हमने अभी सारे स्टेप्स देखे, उनमें जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल पार्ट होता है वो होता है कि आप गोल सेटिंग कैसे करेंगे। यानी हम ऐसा गोल डिज़ाइन ना कर दें कि बच्चा अचीव ही ना कर पाए। एंगेजिंग एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है व्हेन, वेयर एंड हाउ, यानी वो जो गोल है उसको आप कहाँ पे और किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। जाहिर है जब बच्चे के साथ कोई भी प्रॉब्लम अटैच होती है ना, तो वो फ्रस्ट्रेटेड भी होता है उसके लिए। यानी जो काम वो नहीं कर सकता उसे वो करने के लिए दिया जाए और वो जब उसको कर ना पाए और अचीव ना कर पाए तो वो फ्रस्ट्रेटेड होता है। और ये आईपी टीम चूँकि एक्सपर्ट्स की टीम होती है, दे बेटर डिसाइड दैट व्हाट द गोल्स शुड बी फॉर चाइल्ड विद एनी स्पेशल नीड। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। आप लोगों ने अगर इंटरेक्शन आपका होता है स्पेशल पर्सनस के साथ, स्पेशल चिल्ड्रन के साथ, तो आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि इस फील्ड में जो बच्चे हैं, आपके पास जो क्लाइंट्स भी आते हैं, या अगर एज ए टीचर आप लोग काम करें, एज ए साइकोलॉजिस्ट काम करें, तो जिन बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन है उनकी कुछ डिफरेंट नीड्स होती हैं, ऐसा ही है। तो कैन यू हाईलाइट एनी ऑफ द नीड्स, फ्यू नीड्स? क्या लगता है कि जब आप उन्हें स्पेशल कहते हैं तो ऐसा उनके अंदर क्या स्पेशल है, वो क्या ऐसी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसे आप देख के समझते हैं कि ये इनकी कोई स्पेशल नीड हो सकती है? लर्निंग डिसेबल हो सकती है। लर्निंग डिसेबल हो सकता है। इससे क्या मुराद है? लर्निंग डिसेबल होने से क्या मुराद है? लर्निंग डिसेबल के वो चैलेंजेस या लिमिटेशंस हैं जो लाइक वो या तो मैथ्स में फेस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्कैल्कुलिया, या वो डिसलेक्सिया है, या उनको रीडिंग प्रॉब्लम्स हैं, या राइटिंग के इश्यूज़ हैं, या वो सम सॉर्ट ऑफ अटेंशन नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं कि उनके जो लर्निंग पैटर्न्स हैं वो आम बच्चों से थोड़े से मुख्तलिफ हैं, ठीक है। और वो जो उनका मुख्तलिफ अंदाज़ है सीखने का, वो एक डिफरेंट नीड है, ठीक है। यानी जो आम बच्चों से हट के उनका एक सीखने का अंदाज़ है, उसको आप डिफरेंट नीड कह सकते हैं। इसके अलावा कोई एग्जांपल को शेयर करना चाहेगा? मिस, जिस तरह आपने लर्निंग इश्यूज़ की बात की और आपने मुख्तलिफ तरीके से सीखने की बात की, लाइक एक बच्चा बैठा हुआ है, हम उसको काउंटिंग सिखाते हैं 1 2 3, नॉर्मल बच्चा वो सीख रहे हैं जी। लेकिन जब स्पेशली बच्चे के ऊपर हम चीज़ें अप्लाई करते हैं तो वो नहीं सीखता, तो टाइप बोर्ड हम उसको लगवा रहे होते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इस तरीके से भी बच्चा। सो डू यू थिंक, थैंक यू वेरी मच, आप दोनों ने जो एग्जांपल दी वो लर्निंग या रीडिंग या राइटिंग से रिलेटेड थी। डू यू थिंक कि इसके अलावा भी कोई स्पेशल नीड हो सकती है? करिकुलम या मॉडिफाइड करिकुलम उनके लिए अप्लाई किया जाता है। Yes, modified curriculum that is related to their educational learning needs, right? So, do you think there could be some other need? Yes, ma'am. Yes, like what? मैम उनकी जो होती हैं फिजियोथेरेपिस्ट और वो जो होते हैं दूसरी नीड्स होती हैं। Very right, very right. और आपको पता है ये जो needs हैं इनको हम क्या कहते हैं? मेडिकल। यानी उनकी जो एडिशनल नीड्स हैं, जिसमें जैसे कि इन्होंने मेंशन किया कि फिजियोथेरेपी की नीड हो सकती है, उनकी स्पीच थेरेपी की नीड हो सकती है, इन सब चीज़ों को रिलेटेड सर्विसेज कहते हैं, जो कि हम अभी अपनी स्लाइड्स के अंदर भी देखेंगे। तो जो मैं ज़रूरत की बात कही थी या स्पेशल नीड की बात कही थी, उसमें समटाइम्स आपके पास रीडिंग, राइटिंग या लर्निंग नीड्स की एक और शक्ल भी हो सकती है, जिसे आप ये कहते हैं कि उसके बिहेवियर या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। सो हमने पहले लेक्चर्स में भी ये बात की, जो बिहेवियर्स हैं या इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, आपका बिहेवियर जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, तो आप रीडिंग, राइटिंग या कोई भी न्यूमरेसी वट एवर द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आप कुछ भी उस बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, अगर उसकी बेस लाइन जो कि उसके बिहेवियर से रिलेटेड है वो ठीक नहीं है, तो उसमें उसकी लर्निंग जो है वो मुतासिर हो सकती है। तो इट मीन्स के व्हेन यू आर डीलिंग with special children, they have some special sort of needs, and as an educationist or as a psychologist और वट एवर द शेप ऑफ केयर गिवर, किसी भी शक्ल में आप उनके साथ अटैच हैं,
तो यू हैव टू एड्रेस सम स्पेशल नीड्स। तो हमारा जो टॉपिक है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम का, अगर आपने ये लफ्ज़ सुने तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है, समटाइम्स हम ये समझते हैं कि ये शायद कोई सेग्रीगेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम उन्हें अलग रख के उनके लिए कोई अलहदा से कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसका मतलब ये है कि आप बच्चे की जो इनफरादी ज़रूरत है उसको एड्रेस करने के लिए आप उसी एक ख़ास ज़रूरत के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे, बट इट डज़ंट मीन कि आप उसको सेग्रीगेट करेंगे। बल्कि अब जो इसको मज़ीद वाज़िया किया गया है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम को, और उसकी इंपॉर्टेंस जो मज़ीद हमें नज़र आती है वो इंक्लूसिव सेटअप में हमें ज़्यादा नज़र आती है। वहाँ पे हमें इसकी ज़्यादा अहमियत और ज़रूरत महसूस हो रही है। उसकी वजह यह है कि जब हम इंक्लूसिव सेटअप की बात करते हैं तो वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ज़ाहिर है कि वो इक्वल हैं, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के होते हुए भी वी हैव सम स्पेशल नीड्स, और उन नीड्स को एड्रेस करने के लिए वी नीड सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल प्रोग्राम और सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल प्लान, जो कि हमें इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम की सूरत में नज़र आता है। सो लेट्स सी What are today's goals? We are going to introduce with IEP. IEP के साथ हमारा इंट्रोडक्शन होने जा रहा है कि IEP है क्या. Then we will see कि what are the members, who are the members for this. यानी कौन कौन से ऐसे टीम के मेंबर्स हैं जो कि इस पूरी टीम का हिस्सा होते हैं. इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम जो है ये किसी एक फ़र्द का तैयार करदा प्रोग्राम नहीं होता, बल्कि एक पूरी टीम इसके साथ काम करती है और बच्चे की स्पेशल नीड्स को एड्रेस करने के लिए उस सारी टीम को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है. इसी तरह से फिर हम देखेंगे कि क्या स्टेप्स हैं इनको डिज़ाइन करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए. सो इफ़ वी टॉक अबाउट दैट इन शॉर्ट वर्ड्स के इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम है क्या, तो वी कैन से दैट इट इज़ अ प्रोग्राम टू मीट द यूनिक डिसेबिलिटी रिलेटेड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट. राइट. सो यूनिक नीड्स का मतलब ये है, जैसे हमने कहा कि कुछ बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ़ अंदाज से सीख रहे हैं. अगर कोई विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ है तो उसके सीखने का जो अंदाज़ है वो आम बच्चों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है. उसका ज़्यादा फोकस उसकी हेयरिंग या टच की सेंस के ऊपर है. सिमिलरली अगर कोई हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ है तो उसका ज़्यादा फोकस विजुअल्स के ऊपर है. राइट. तो इसका मतलब है कि उसकी एक यूनिक नीड है लर्निंग के लिए, और उस नीड को एड्रेस करने के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है. एंड वी कैन से कि ये एक समरी भी होती है, यानी एक आप कह लीजिए कि एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपको उस बच्चे की तमाम शॉर्ट फॉर्म के अंदर उसकी समरी मिल जाती है कि उसके इंटरेस्ट्स क्या हैं, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसके वीक एरियाज़ क्या हैं, उनके कौन से एरियाज़ हैं जिसके ऊपर आपने काम करना है, या टीचर को या साइकोलॉजिस्ट को या जो रिलेटेड सर्विसेज देने वाले लोग हैं उनका क्या क्या पार्ट या रोल है. सो वी कैन से दैट. और अगर हम करिकुलम में देखते हैं तो करिकुलम में बेसिक ये देखिए 3 चीज़ें हैं: लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड बिहेवियर. बेसिकली जो आपका करिकुलम है फॉर चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चों की बात करें या आप किसी भी लेवल पे बात करें, तो वो बेसिक 3 स्किल्स को देख रहा होता है ना, रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी की स्किल्स. एंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ बिहेवियर. सो बिहेवियर मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्लान और प्रोग्राम. यानी आप जो उसकी बेसिक लिटरेसी, न्यूमरेसी स्किल्स हैं, उसके अलावा आप उसकी जो बिहेवियर है उसको भी मैनेज कर रहे होते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो रिटन प्लान ऑफ एक्शन और अ टूल फॉर द टीचर. ठीक है. जब हम बच्चे को इंक्लूड करते हैं, स्पेशल बच्चे को या कोई भी ऐसा बच्चा जिसके साथ स्पेशल नीड अटैच है, सो एक चीज़ और क्लियर रखें कि जब मैं स्पेशल चाइल्ड कह रही हूँ या मैं ये कह रही हूँ कि बच्चा है जिसके साथ स्पेशल नीड है, इट डजेंट मीन दैट द नीड इज़ ओनली डिसेबिलिटी. राइट. चाइल्ड विद डिसेबिलिटी एंड चाइल्ड हैविंग सम स्पेशल नीड और चाइल्ड विद स्पेशल नीड, इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस है. ठीक है. हमें ये भी क्लियर रखना है. डिसेबिलिटी एक स्पेशल नीड है, लेकिन जब हम स्पेशल नीड्स की बात करते हैं तो देयर आर मोर देन स्पेशल नीड्स अदर देन डिसेबिलिटीज़. डिसेबिलिटीज़ के अलावा भी बहुत सारी स्पेशल नीड्स होती हैं, जैसे इससे लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है. सो लैंग्वेज बैरियर भी एक स्पेशल नीड होती है, यानी उसको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है. अगर कभी आप लोग ट्रैवल करें और कभी आप बुकिंग करवाएं किसी जगह पे, तो वो आपसे पूछते हैं कि डू यू हैव एनी स्पेशल नीड फॉर योर स्टे हेयर. राइट.
जो भी अच्छे होटल्स बने हुए होते हैं या रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो वो स्पेशल नीड का मतलब ये होता है कि शायद आपको वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या कोई आपको खाने में कोई ऐसी ज़रूरत हो कि जो आपको, जैसे वेजिटेरियन है और समटाइम्स जो है वो हलाल फूड का होता है। इसी तरह से किसी की स्पेशल नीड ये हो सकती है कि वो ये चाहते हैं कि उन्हें टॉयलेट एक ख़ास तरह का मिले, जो मुस्लिम टॉयलेट है वो चाहिए। तो देयर आर सर्टन नीड्स वी हैव। So when we talk about child with special need, it means that we are not talking only about child with disability. Okay, so this is a tool to help teachers. यानी टीचर्स के लिए एक गाइडिंग मैप भी होता है, टूल भी होता है और एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। यानी आपके लिए जब आप स्पेशल नीड चाइल्ड के साथ काम कर रहे होते हैं और देयर आर सम सर्टेन नीड्स जिसमें कि इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स के जो केसेस होते हैं या ऑटिज़म के जो केसेस हैं, उनकी जो प्रोग्रेस है उनको मॉनिटर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। यानी आप इतनी आसानी से, जैसे रेगुलर असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं जो कि आप नॉर्मल बच्चों के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, वो आप प्रोसीजर्स उन स्टूडेंट्स के साथ नहीं कर पाते हैं। तो उनकी जो पेस ऑफ वर्किंग है या जिसको प्रोग्रेस कहते हैं, आप उस तरह से मॉनिटर नहीं कर पाते कि आप डेली बेसिस पे उनको जो टास्क एनालिसिस के ज़रिए छोटे छोटे से काम सिखा रहे होते हैं, आप उन्हें कैसे मॉनिटर करें। सो दिस गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू मॉनिटर देयर routine works as well. So it is also a flexible working document. Flexible की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे शेयर किया कि जो flexibility है is one of the important aspect of the time. And when we are dealing with special children, it is more important because we have to alter again and again. We need to change again and again according to the child's need. उसकी requirement के मुताबिक. Sometimes हमारी जो estimation होती है किसी भी goal को achieve करने की, बच्चा उससे जल्दी भी, उस टाइमलाइन से जल्दी भी अचीव कर लेता है। समटाइम्स हम ये सोचते हैं कि ये कोई ड्यूअल टास्क अचीव कर लेगा लेकिन उसकी प्रोग्रेस उतनी नहीं हो पाती, तो उसको रिवर्स भी करना पड़ता है अपने गोल को। तो इट मीन्स कि आपके पास इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सम अदर प्लान्स, जैसे कि आपके पास जो स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में या ऑर्गेनाइजेशन में आपने कुछ और डॉक्यूमेंट्स प्लान किए हुए होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिसको आप लेसन प्लान्स कहते हैं या आप कोर्स प्लान्स कहते हैं, उसमें आपने टारगेट्स रखे हुए होते हैं और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ऑल चिल्ड्रन और ऑल स्टूडेंट्स हैव टू मीट दैट सर्टेन क्राइटेरिया। उसने 3 महीने या 4 महीने के प्रोग्राम में वो सारी कोर्स आउटलाइन कवर करनी होती है। सो देयर इज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट IEP, इन दिस वी हैव अ फ्लेक्सिबल मोड, जिसमें आपके पास गुंजाइश होती है कि आप बच्चे की नीड के मुताबिक फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर इंश्योर कर सकें। सो इट्स ऑल्सो एन ऑन गोइंग रिकॉर्ड। इट मीन्स कि बड़ा अच्छा सिस्टम है जिसमें आप साथ साथ रिकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब ये है कि आपके पास उसकी सारे के सारा हिस्ट्री चल रही होती है कि इसने 1 वीक में ये काम किया, 2nd वीक में ये गोल अचीव किया, अब यहाँ तक ये इसकी जो है प्रोग्रेस हो चुकी है और इसको आगे कहाँ पे चलना है। सो इट्स ऑल्सो डिस्क्रिप्शन फॉर एवरीथिंग व्हाट द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू or what there is taught to be him. Secondly, it's a set of expectations for all students, right? I mean when we talk कि जब हम ये कहते हैं कि जो IEP है उसकी कुछ हमें confusions भी आ जाती हैं। मीन्स कि हम ये समझते हैं कि ये शायद ऐसा कोई प्रोग्राम है जो हम बना रहे हैं और बाकी स्टूडेंट्स को भी इसमें हमें इंक्लूड करना है। तो ऐसा नहीं है, हमें जहन में रखना है कि व्हाट इज़ नॉट इन एन IEP। तो उसमें एक चीज़ ये याद रखने की है कि जो IEP है वो तमाम बच्चों के लिए नहीं है, उनकी प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए नहीं है, सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए जो प्लान तैयार किया गया है ये उसके लिए, ठीक है। जैसे आप लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं तो दैट इज़ फॉर द होल क्लास एंड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द होल क्लास, बट दिस इज़ ओनली फॉर वन इंडिविजुअल। सिमिलरली it is not a means to or monitor the effectiveness of teachers or members, right? Sometimes हमारे यहाँ ये भी एक इशू आता है कि जब टीचर प्लान कर रहा होता है IEP तो उसको ये लगता है कि शायद ये उसकी कोई प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा रहा है। इट इज़ नॉट एक्चुअली फॉर दैट। ये टीचर की मॉनिटरिंग के लिए नहीं है कि टीचर ने बच्चे को क्या सिखा दिया। इट इज़ फॉर द ईज़ ऑफ द चाइल्ड एंड द टीचर एज वेल, ठीक है। यानी इसमें हमें इसको फियर करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी चूँकि थोड़ी सी हिस्ट्री जो IEP की है वो इस तरह से है कि ये US का जो लॉ है आइडिया, उसके मुताबिक IEP इज़ अ कंपल्सरी डॉक्यूमेंट इन द स्कूल इफ़ अ चाइल्ड इज़ विद सम काइंड ऑफ स्पेशल नीड, राइट।
तो हमारे यहाँ ये अभी तक किसी भी तरह से कहीं एनेक्टेड नहीं है, यानी किसी भी रूल में, किसी भी एक्ट में शामिल नहीं है आईपी। लेकिन चूँकि इंटरनेशनल इसको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है और हम जैसे लोग ही, जैसे अब मुझे कोई 18 साल हो गए यूनिवर्सिटी में और डिफरेंट स्कूल्स में काम करते हुए, उनके साथ अटैच रहते हुए, तो मैंने ये देखा कि टाइम के साथ साथ ऑल्दो हमारी गवर्नमेंट के पार्ट पे बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन चूँकि हम रिसर्चर्स इस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं और हम वो देखते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कहाँ पे हैं, कौन सी चीज़ें इफ़ेक्टिवली हम यहाँ पे ला सकते हैं, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आईपी जो हमारे यहाँ काम शुरू हुआ है वो उसी रिसर्च का नतीजा है। यानी इसके लिए हमारे पास कोई लॉ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, जैसे कि हमें नज़र आता है कि इंटरनेशनली जो ख़ास तौर पे यूएसए है उसमें ये बाकायदा एक लॉ का हिस्सा है कि वहाँ आपने इसको आईपी को लाजमी बनाना है और जो भी बच्चा स्पेशल नीड के साथ है उसके लिए ये होना चाहिए, स्कूल की ज़िम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने इसको अपने तौर पे राइज किया, शुरू किया और अब ये तकरीबन जहाँ पे भी स्पेशल बच्चे होते हैं उनके साथ ये बनाया जाता है। और ख़ास तौर पे वो डिसेबिलिटीज़ जिनकी कोई ज़रूरत ऐसी है जो कि रेगुलर क्लासरूम में मैनेज नहीं हो सकती। एक कॉन्सेप्ट मैं आपका आईपी के हवाले से और क्लियर करना चाहती हूँ, वो ये है, हमें ये भी लगता है कि शायद आईपी जो है वो हमें हर स्पेशल बच्चे का बनाना है या हर बच्चा जो डिसेबिलिटी के साथ है उसका आईपी बनेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आईपी हम उस ख़ास किसी नीड के लिए बनाते हैं, उस किसी ख़ास ज़रूरत के लिए बनाते हैं जो कि एक रेगुलर इंटरवेंशन टीचर क्लास में दे रहा होता है, उससे फ़ायदा ना पहुंच रहा हो उस बच्चे को, चाहे वो रेगुलर क्लासरूम है, चाहे वो स्पेशल क्लासरूम है, चाहे वो इंक्लूसिव क्लासरूम है, राइट। ऐसा नहीं हम सोच सकते कि अगर स्पेशल स्कूल है और उसमें एक क्लास में कोई 10, 15, 20 स्पेशल बच्चे बैठे हुए तो उन सबका आईपी बनेगा। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, राइट। हाँ, अगर कोई क्लास ऐसी है जिसमें इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स के साथ बच्चे हैं, वो 10 हैं या 12 हैं या 11 हैं, जितने भी हैं, और उनकी क्योंकि नीड्स डिफरेंट होती हैं, उनके जो फंक्शनिंग लेवल हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो उनके लिए आप सबके लिए बना सकते हैं आईपी। तो ये चीज़ भी आपको अपने जहन में क्लियर रखनी है। ये भी हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है स्पेशल एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में, कि हमें ये ख्याल आता है कि जब हम आईपी की बात करें और कहीं भी कोई स्पेशल बच्चा है तो उसका आईपी हमें बना देना है। ऐसा नहीं है। इफ़ देयर इज़ अ नीड फॉर दैट, कि वो रेगुलर जो इंटरवेंशन है उसकी वजह से उसका वो प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा, तो वहाँ पे फिर हम आईपी डिज़ाइन करेंगे। सिमिलरली आईपी इज़ नॉट अ डेली प्लान। डेली प्लान भी नहीं है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि इस बच्चे का ये रोज़ का प्लान है, बल्कि ये एक टर्म वाइज प्लान होता है, ठीक है, और किसी ख़ास गोल को एड्रेस करने के लिए होता है। यानी बच्चा 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है या 4 सब्जेक्ट्स या 4 कोर्सेज़ ले रहा है, तो 4 कोर्सेज़ उस आईपी में शामिल नहीं होंगे, सिर्फ वो ख़ास एरिया। और ये भी हो सकता है कि वो सब्जेक्ट नहीं, उस सब्जेक्ट का ख़ास एरिया, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के हवाले से बात कर रहे थे, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में हो सकता है कि उस बच्चे की रीडिंग का प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो रीडिंग के ऊपर आप उसकी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप आईपी डिज़ाइन करेंगे। आप ऐसे नहीं करेंगे कि आप सारे कोर्सेज़ के ऊपर आईपी डिज़ाइन कर देंगे। यानी आईपी जो आप डिज़ाइन करेंगे उसकी नीड क्या है, कोर्स नहीं है, बल्कि बच्चे की एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसके जो लैकिंग एरियाज़ हैं उसके ऊपर आपने काम करना है। इज़ दिस क्लियर? सो गुड आईपी, जब हम ये कहते हैं कि कोई अच्छा डॉक्यूमेंट, जो अच्छा आईपी क्या हो सकता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, तो उसमें ये कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरीथिंग दैट विल बी टॉट टू द स्टूडेंट एंड दिस इज़ अगेन रिलेटेड टू द नीड ऑफ द स्पेशल चाइल्ड, ठीक है, उससे अलग नहीं है। अच्छा, अब जैसे हम बिलीव्स की बात करते थे, अभी मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर रही थी कि आईपी एक्चुअली है क्या और हमें इसको किस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए। और समटाइम्स हम ये सोचते हैं कि शायद ये कोई बच्चों को सेग्रीगेट करने के लिए या आइसोलेट करने के लिए बनाया जाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये उनको सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो इसके जो बिलीव्स हैं या इसका जो आप फ़िलासफ़ी आईपी की, आप वो समझ सकते हैं कि दैट इज़ लाइक हाई एक्सपेक्टेशंस, यानी ऑलवेज़ एक्सपेक्ट हाई फ्रॉम द चाइल्ड, डोंट एक्सेप्ट लो फ्रॉम द चाइल्ड, ठीक है। यानी हमने फोकस ये नहीं करना आईपी बनाते हुए कि बच्चे की जो है वो वीकनेस क्या है, ठीक है, आपने वीकनेस को मॉनिटर करना है, लेकिन आपका असल फोकस जो है उसकी स्ट्रेंथ पे होना चाहिए। उसके स्ट्रेंथ एरियाज़ क्या हैं, आप उसके स्ट्रेंथ के एरियाज़ को यूज़ करते हुए उसके जो वीकनेस के एरियाज़ हैं उसको कवर करने की कोशिश करते हैं।
सिमिलरली इट इज़ अ कल्चरली रिस्पॉन्सिव प्रैक्टिसेस, यानी आपने उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी है वो कल्चरली अप्रोप्रिएट हों। उसकी वजह ये है कि जब हम ये बात करें कि चूँकि हमारे अपना लोकल या इंडिजिनस मॉडल नहीं है, राइट, तो हम इसको जब लिटरेचर देखते हैं या हम एक्टिविटीज़ प्लान हुई भी देखते हैं तो वो भी हमें इंटरनेशनली मिलती हैं, राइट। तो हमें उसको जब अडॉप्ट करना है अपने मुताबिक, उसको प्लान करना है, उसको कल्चरली अप्रोप्रिएट करके फिर डिज़ाइन करनी है चीज़ें। इसी तरह से स्टूडेंट्स रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए होता है, मतलब इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप आइसोलेट कर दें, इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करें जो कि पीयर एंगेजमेंट और स्टूडेंट्स के आपस के जो रिलेशनशिप हैं उनको भी इम्प्रूव कर सकें। सिमिलरली फैमिली एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, यानी आप फैमिली को भी इंक्लूड करते हैं, और अभी हम जब इसके मेंबर्स देखेंगे तो फैमिली इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टीम, राइट, यानी पेरेंट्स या जो भी उसका केयर गिवर है फैमिली में वो इसका पार्ट होता है, यानी उसको इंक्लूड किए बगैर आप इसको डिज़ाइन नहीं करते हैं। देन दिस इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो टीचर जिसके पास उसको असाइन किया गया है कि उसने इसकी एरिया पे काम करना है, इसको पढ़ाना है, तो सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि जितनी भी टीम मेंबर्स हैं वो तमाम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। और टीम मेंबर्स में साइकोलॉजिस्ट भी शामिल होता है, टीम मेंबर में पेरेंट्स भी शामिल होते हैं और स्टूडेंट खुद भी शामिल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इट इज़ ऑल अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तमाम लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करते हुए, शेयर करते हुए काम करेंगे। सो इट्स एन टीम वर्क, राइट। ये एक इंडिविजुअल इसको प्लान नहीं करता, यानी अब मैं सोचूं कि हाँ जी मुझे आईपी का पता चल गया है और मैं बच्चे का जल्दी से आईपी बनाऊं और काम शुरू कर दूं, ठीक है, ये ऐसा नहीं है। आईपी इज़ अ टीम वर्क बेसिकली, और इस टीम में सबसे पहले देखें कौन है, स्टूडेंट है, ठीक है, यानी स्टूडेंट इज़ द मेन पर्सन जिसके लिए आईपी डिज़ाइन किया जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ये कहा कि हम आईपी इस चीज़ को फोकस करते हुए डिज़ाइन नहीं करते कि करिकुलम क्या है, कंटेंट क्या है, कोर्स क्या है, या कोर्स का टारगेट या गोल क्या है, बल्कि हमारी जो सारी स्ट्रेंथ्स होती हैं वो स्टूडेंट के ऊपर होती हैं, या सारा फोकस जो है वो स्टूडेंट पे होता है। देन रेगुलर एजुकेशन टीचर। रेगुलर एजुकेशन टीचर का मतलब ये है बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा कि आईपी इज़ अ प्लान दैट इज़ मोर इफेक्टिवली बीइंग यूज्ड इन इंक्लूसिव सेटअप्स एज वेल। तो रेगुलर टीचर कौन सा होता है, जो कि तमाम बच्चों को पढ़ा रहा होता है, राइट, सो वो भी इसका पार्ट होगा। देन स्पेशल एजुकेशन टीचर, जो कि स्पेशली ट्रेंड है टू डील विद द डिसेबिलिटीज़ और द स्पेशल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। देन द पेरेंट, पेरेंट विल ऑल्सो बी द मेंबर ऑफ दिस टीम। स्कूल रिप्रेजेंटेटिव, स्कूल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये कि जैसे एक स्कूल में एक टीम बनी हुई होती है ना, जो कि सारे सिस्टम को डील कर रही होती है, मॉनिटर कर रही होती है। आमतौर पे जैसे हमारे यहाँ पे जो स्कूल सिस्टम्स में कोऑर्डिनेटर्स वगैरह बनाए हुए होते हैं, सो वन मेंबर फ्रॉम देयर। ट्रांजिशन एजेंसीज़, ट्रांजिशन एजेंसी से मुराद ये है कि आईपी को ट्रांजिशन सर्विसेज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ट्रांजिशन सर्विसेज क्या है, ट्रांजिशन सर्विसेज से मुराद ये है कि बच्चा प्राइमरी टू मिडिल प्रमोट हो रहा है, राइट, या फिर स्कूल से कॉलेज में प्रमोट हो रहा है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशल चिल्ड्रन, तो यूजुअली इसमें ये होता है कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए या ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग के लिए भी प्रमोट होते हैं, यानी उनकी प्लेसमेंट्स जो हैं वो चेंज होती हैं। सो दिस प्लान इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर दैट। सो वो जो ट्रांजिशन का मेंबर है वो भी इसका पार्ट होगा। देन चाइल्ड एक्सपर्ट्स, चाइल्ड एक्सपर्ट्स में साइकोलॉजिस्ट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनस, ठीक है। और इसके अलावा जो और पर्सनल्स होते हैं लाइक जो रिलेटेड सर्विसेज हैं, अभी हम उसको देखेंगे, जैसे स्पीच थेरेपिस्ट है अगर, वो भी इसका पार्ट होगा, यानी जिसकी भी ज़रूरत है। अब जहाँ पे बिहेवियर मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी वहाँ साइकोलॉजिस्ट उसका पार्ट होगा, जहाँ पे स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होगी वहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट होगा। और आम तौर पे जो प्रैक्टिस की जाती है उसमें साइकोलॉजिस्ट जो है वो इसका एक यानी रेगुलर पार्ट या रेगुलर मेंबर उसका होता है। देन एवेल्यूएशन एक्सपर्ट, एवेल्यूएशन एक्सपर्ट्स इन सारे मेंबर्स में से, यानी जो स्पेशल एजुकेशन टीचर है, रेगुलेशन टीचर है, वो भी हो सकता है, या फिर एक कोई असाइंड और डेजिग्नेटेड स्पेशल पर्सनल जिसका काम ये हो कि वो एक्सपर्ट हो आईपी की एवेल्यूएशन के लिए और वो उसके ऊपर अपनी राय दे सकता हो, उसको जानता हो, तो वो मेंबर भी इसका पार्ट हो सकता है। सो टू समराइज इज कि जो आईपी है दैट इज़ अ टीम वर्क, राइट। So team is the responsible for the whole IP. So if we talk about the role of psychologist in IP, तो आप ये देखिए कि
एज लाइक स्पेशल एजुकेशनिस्ट और रेगुलर जो टीचर है, जितना रोल उनका इम्पॉर्टेंट होता है, सिमिलरली साइकोलॉजिस्ट भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब उसमें सबसे पहली चीज़ ये कि एज ए कंसल्टेशन से मुराद ये, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट हैं दे आर वेल अवेयर ऑफ द साइकोलॉजीज़, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट, एंड दे कैन टेल एंड गाइड अदर मेंबर्स एज वेल, दे कैन आइडेंटिफाई। और साइकोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल असेसमेंट्स के साथ भी होता है, ठीक है, डायग्नोस्टिक का जहाँ पार्ट होता है। तो डायग्नोसिस के लिए और असेसमेंट रेफरल्स के लिए साइकोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन काउंसलिंग असेसमेंट, ठीक है जी। अब काउंसलिंग जो है इसमें दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी स्टार्ट एंड प्लेस अ चाइल्ड ऑन आईईपी, तो उसमें हमें समटाइम्स पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। अब जब आईईपी आप डिज़ाइन करते हैं तो उसमें बहुत समटाइम्स ये हमें देखने को मिलता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट होते हैं। अच्छा, वो एकदम से ये समझना शुरू कर देते हैं कि जो आईईपी डिज़ाइन किया जा रहा है ये कुछ शायद मेरे बच्चे के लिए कोई बहुत ही डिफरेंट चीज़ बना दी जाएगी, ये कोई बर्डन क्रिएट हो जाएगा इसकी वजह से, या फिर क्या मेरा बच्चा कोई इतना डिफरेंट है, उसके साथ कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है कि आप इसके ऊपर आईईपी डिज़ाइन करने जा रहे हैं, आप मेरे बच्चे को कोई लेबल करने जा रहे हैं। तो उसमें फिर जो है रोल वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का होता है कि वो काउंसलिंग्स देता है, वो पेरेंट्स को काउंसल करता है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट फॉर दिस, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस, इससे आपको क्या मिलने वाला है। और अगर बच्चे बड़े हों, स्टूडेंट्स बड़े हों, यानी उनकी एज थोड़ी बड़ी हो कि वो खुद इस पर आर्गूमेंट कर सकते हो, तो समटाइम्स स्टूडेंट्स भी इस पर रिलक्टेंट होते हैं। सो वहाँ पे भी साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो काउंसलिंग का पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। इसी तरह से उनकी नेटवर्किंग स्पेशल एजुकेशन इनपुट के साथ होती है, यानी डिटरमिन करना एलिजिबिलिटी को, जैसे मैंने कहा कि असेसमेंट्स कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ को डिटरमिन करते हैं कि ये बच्चा जो है इसका इंटेलेक्चुअल जो लेवल है वो इतना है, इसका इमोशनल या बिहेवियर को जो रिस्पॉन्ड करने का या अटेंशन स्पैन इतना है, वो उसके साथ फिर कोऑर्डिनेशन करते हैं। और कोऑर्डिनेशन किससे करते हैं? टीचर के साथ, ठीक है, और उनको बताते हैं, और उस कोऑर्डिनेशन के नतीजे में फिर गोल सेटिंग जो है वो की जाती है। इसी तरह से स्कूल कम्युनिटी लिजॉन, स्टाफ डेवलपमेंट, क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होती है? क्राइसिस इंटरवेंशन ये होती है कि स्मूथली प्रोग्राम चल रहा है। अब चूंकि जो स्पेशल बच्चे हैं उनके साथ समटाइम्स एब्रप्ट चेंजेस भी उनके आते हैं, ठीक है। अब एकदम से वो कोलैप्स कर गया है, वो बैक ऑफ हो गया है कि जी मैं जो है ये काम नहीं कर सकता हूँ, या बीमार हो गया है, तो वहाँ पे आपको बहुत क्विकली जो इंटरवेंशंस देनी होती हैं, यानी आपको एक तरह से वो क्राइसिस वाला सिचुएशन होती है। जैसे आपके लिए कोविड में सूरत हाल आई, वो क्राइसिस की थी। इसी तरह से कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एक शिफ्ट हो, एक रैपिड चेंज हो, वहाँ पे फिर इंटरवेंशंस जो हैं वो भी साइकोलॉजिस्ट को अपना रोल प्ले करना पड़ता है। और जैसे मैंने शुरू में बात की कि जब तक आप बिहेवियर को मैनेज नहीं करते हैं, उसको बैलेंस नहीं करते हैं, आपके जितने मर्जी प्लान्स हों आप अचीव नहीं कर पाते हैं। सो द बिहेवियर मैनेजमेंट, पेरेंट एजुकेशन, एवरीथिंग जो इस तरह से रिलेटेड तमाम रोल्स हैं, दीज रोल्स हैज़ टू प्ले by the psychologists. So if I talk about the role of special educationists in IEP, so they have the similar importance for the IEP. अब इसमें आप देखिए कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो एक ओवरव्यू है जनरल एजुकेशन के करिकुलम का, वो स्पेशल एजुकेशन टीचर को लेना पड़ता है। और अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे करिकुलम मॉडिफिकेशंस की और अडेप्टेशंस की, तो वहाँ पे जो रोल है वो स्पेशल एजुकेशनिस्ट का है कि जो एक रेगुलर पैटर्न है लर्निंग का, उसमें आपने अडेप्टेशंस कैसे लेके आनी है, उसमें आपने कौन सी ऐसी इंटरवेंशंस करनी है कि आप वही जो आपका गोल है, आपका कंटेंट है, आप उसको बेहतर तरीके से मॉडिफाई करके आप बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक मॉडिफाई करके उसको पहुंचा सकें। सो सप्लीमेंट्री एड्स एंड सर्विसेज। सप्लीमेंट्री एड्स कौन सी होती हैं? जिसको आप विजुअल एड्स कहते हैं, टीचिंग मटीरियल कहते हैं, ठीक है। नहीं, असिस्टिव डिवाइसेस भी इसको आप कह सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट टीचिंग प्रोसेस। तो इसके अंदर फिर वो आपके जो विजुअल एड्स होते हैं, जिसको आप AV एड्स भी कहते हैं, वो भी आते हैं। एंड नो डाउट द पार्ट ऑफ द असिस्टिव डिवाइसेस इज एज वेल देयर, राइट। यानी जहाँ पे उसको ये लगता है कि बच्चे को हेयरिंग का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे कोई जो उसके लिए अगर कोई आला वगैरह
इस्तेमाल हो सकता है, या फिर कोई विजन के साथ है तो वहाँ पे जो सप्लीमेंट्री एड्स हैं जिसको आप लार्ज प्रिंट्स और ये सब चीज़ें कहते हैं वो भी यूज़ हो सकती हैं. सो द पार्ट इज़ रिलेटेड टू more about the learning process, right? The role of special education teacher in IEP is about learning process. यानी उसका जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है उसमें accommodations और adaptations वो किस तरह से करेगा. So what are the components of an IEP? आपको कंपोनेंट्स जब आप लिटरेचर में पढ़ेंगे या डिफरेंट बुक्स कंसल्ट करेंगे, डिफरेंट ऑथर्स कंसल्ट करेंगे तो आपको डिफरेंट तरह से कंपोनेंट्स देखने मिलेंगे, कहीं 7, 8, कहीं पे 5, कुछ लोग मतलब जिस तरह से उसको डिफ़ाइन करते हैं. बट दीज आर फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स. कंपोनेंट से मुराद ये है कि वो उस चीज़ का पार्ट होंगे, यानी उसके लिए कंपल्सरी हैं या पिलर्स का रोल प्ले करते हैं कि ये सब चीज़ें उसके अंदर होंगी उस प्रोसेस के अंदर, तो आईपी जो है वो मुकम्मल होगा. सो इफ़ वी सी दैट देयर इज़ अ जर्नल इन्फॉर्मेशन, ये वाला पार्ट अगर आप देखें आपके जो राइट हैंड पे है, ये फिगर में जर्नल इन्फॉर्मेशन को बता रहा है, एंड दिस इज़ अबाउट प्लान स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. सो जर्नल इन्फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं कि आईपी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, ठीक है, आईपी क्या है, डॉक्यूमेंट है, ये आपको क्लियर है, ठीक है. जब हम ये कहते हैं कि आईपी में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी तो इसका मतलब है कि उस डॉक्यूमेंट में ये तमाम चीज़ें पार्ट होंगी उसका, राइट. सो सबसे पहली चीज़ क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन. पर्सनल इन्फॉर्मेशन से मुराद क्या है, बच्चे की जितनी भी डेमोग्राफिक्स हैं, ठीक है, बच्चे की एज क्या है, बच्चे का जेंडर क्या है, अगर उसके साथ कोई डिसेबिलिटी है तो वो क्या है, अगर उसकी कोई और स्पेशल नीड है तो वो क्या है. आप ऑफ कोर्स उसका कल्चर, उसका बैकग्राउंड, उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन रखेंगे क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होती है. आप उसकी यस बिल्कुल, उसकी फैमिली के साथ जो उसके सारे इश्यूज़ चल रहे हुए होते हैं, उसकी वजह से कोई इश्यूज़ होते हैं तो वो भी सारे होंगे, जिसमें कि आप केस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सारी आप इसके अंदर शामिल कर लेंगे. देन रिकमेंडेशंस मीन स्पोर्ट्स स्ट्रेटजीज एंड एकमोडेशंस. इसका मतलब ये है कि उसकी फैमिली की तरफ से अगर आपके लिए कोई रिकमेंडेशंस हैं, क्योंकि हमने कहा कि पेरेंट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो अगर पेरेंट्स उस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं या बताते हैं कि ये चीज़ किस तरह से हो सकती है या इसके साथ ये मसला रह चुका है, या आप अगर इसको इस अंदाज से ये वाला गोल इसका पहले कवर कर दें तो आप वो चीज़ें भी शामिल करेंगे. दैन हेल्थ कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड इन दैट, ठीक है. हेल्थ कंडीशंस जैसे कि कुछ बच्चों के साथ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे लॉन्ग सिटिंग नहीं वो कर सकते हैं, कुछ जो है वो हेल्थ डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, उन्हें बहुत ज़्यादा छुट्टियां करनी पड़ती हैं. डाउन सिंड्रोम के साथ बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन. सेरिब्रल पॉलिसी इज़ नॉट दैट कंडीशन. सेरिब्रल पॉलिसी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है अदर देन दैट कि बहुत सीवियर कंडीशन हो. सेरिब्रल पॉलिसी के साथ जो है वो उनकी मोबिलिटी और सिटिंग बिहेवियर्स जो हैं, सिटिंग के जो इश्यूज़ हैं वो हो सकते हैं, ठीक है. बिहेवियर्स नहीं, सिटिंग के जो फिज़िकल इश्यूज़ हैं वो, राइट. बिहेवियर, सिटिंग बिहेवियर से मुराद ये है कि उसका अटेंशन स्पैन नहीं है सिटिंग का, ठीक है. हाइपर एक्टिविटी, इमोशनल हेल्थ, राइट. एस्थमेटिक है तो आपको पता है सीजनल चेंज होता है तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग एब्सेंस जो है वो उसकी हो जाती है. सो हेल्थ कंडीशंस आर देयर. एंड देन साइकोलॉजिकल प्रोफाइल में फिर उनकी सोशल बिहेवियर एंड इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे पार्ट्स जो हैं वो आते हैं. तो इट मीन्स दैट वी नीड टू हैव अ होलिस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड, ठीक है, जिसको आप जनरल इन्फॉर्मेशन का पार्ट कहते हैं. Then comes your plan specific information. So first thing is strengths and needs, ठीक है. अब जैसे मैंने आपसे कहा कि IEP जो है that focuses on the strengths, ठीक है. हम वैसे भी जनरली भी जब हम प्लान करना चाहते हैं ना किसी भी इंसान के लिए, कुछ भी काम करते हैं, सोचते हैं, इवन हम किसी के लिए जजमेंटल भी होते हैं, तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं, उसके वीक एरिया से. ये हमारी एक जर्नल साइकोलॉजी है, आप ये कह लीजिए कि हम जब किसी को जज करना चाहते हैं, किसी के लिए कुछ प्लान करना चाहते हैं तो हम उसके वीक एरिया से शुरू करते हैं. हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें अप्रोप्रिएट वे क्या है कि आप उसके काउंट करें उसके स्ट्रेंथ्स को. मतलब हमारे लिए वैसे भी ज़िंदगी अगर आप अपने अच्छे तरीके से गुजारना चाहते हैं और अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी के जो असूल हैं उनमें से एक बेहतरीन असूल ये है कि आप हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ से शुरू करें. आप किसी रिश्ते के लिए आप जो है वो जजमेंटल होना चाह रहे हैं, किसी रिलेशनशिप के लिए जजमेंटल होना चाह रहे हैं, किसी को जॉब
देना चाह रहे हैं, किसी की अकाउंटेबिलिटी करना चाह रहे हैं, तो उसमें बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले उसकी स्ट्रेंथ्स या उसकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है ना वो काउंट शुरू करें। तो फिर आप देखें आपकी ज़िंदगी के बड़े मामलात वैसे ही हल हो जाते हैं। ठीक है, तो यही असूल जो है IEP में भी आपने फॉलो करना है कि आपने सबसे पहले बच्चे की जो स्ट्रेंथ्स हैं और एबिलिटीज़ हैं उसको फोकस करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसका जो वीक एरिया है ये बोल नहीं सकता। ठीक है, तो आपके लिए ये भी एक एडवाइस है कि एज एन एजुकेशनिस्ट और एज ए प्रोफेशनलिस्ट आप जब भी अपना केस कहीं प्रेजेंट करें, फॉर एग्जांपल आपके साथ पेरेंट मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, या आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, या आपने अपनी प्रोग्रेस बतानी है, या आपने किसी भी बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, उसकी स्ट्रेंथ से। आपने ये नहीं कहना ये देख नहीं सकता है लेकिन ये बहुत अच्छा स्पीकर है। आपने क्या कहना है, ये बहुत अच्छा स्पीकर है, ये बहुत अच्छी गुफ्तगू करता है, इसके पास बहुत अच्छा नॉलेज है। ठीक है, देन फिर आप अगर ज़रूरत है तो फिर आप बताइए कि इसके साथ ये मसला है, इसके बावजूद भी ये इस तरह से कर रहा है। राइट, सो दिस इज़ द अप्रोप्रिएट वे। और जब आप IEP को भी प्लान करें तो आपने उसकी स्ट्रेंथ्स जो हैं उसको फोकस करना है। हमारे यहाँ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इसकी वजह से हैं, और बच्चों की एजुकेशन प्रॉब्लम में भी यही है। आप देखिए पेरेंट्स मीटिंग होती है, सबसे पहले आप जाते हैं तो टीचर्स क्या शुरू कर देते हैं, एक लिस्ट लंबी, आपके बच्चे के साथ ये मसला है, आपके बच्चे के साथ ये मसला है, आपके बच्चे के साथ ये मसला है। अब वो जो पेरेंट है वो बेचारा परेशान हो जाता है कि मैं इतने सालों से बच्चे को मैंने स्कूल में दाखिल करवाया हुआ है, हर महीने में एक अच्छी खासी अमाउंट इसके ऊपर खर्च कर रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक जो है वो मतलब माँ जो है वो उसके लिए एफ़र्ट करती है, उसका यूनिफॉर्म ये वो सब कुछ, फादर जो है वो अपनी सारी एनर्जीज़ या जो भी उसकी इनकम है उसके ऊपर लगा रहा है, एंड व्हाट इज़ द आउटकम, आप वहीं जाते ही डिसहार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ना सिर्फ वो होते हैं बल्कि बच्चा भी हो रहा होता है। सो इस एटीट्यूड को आपने चेंज करना है, और आप लोगों की तो फील्ड ऐसी है, आप लोग तो जो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आपने सिर्फ बच्चे या पेरेंट को नहीं करना होता बल्कि आप ओवरऑल कल्चर जो है इंस्टीट्यूट का आप उसको भी चेंज करते हैं। आपने तो काउंसलिंग करनी है, अपने स्टाफ की भी करनी है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की भी करनी है, यानी एक कल्चर आपने डिज़ाइन करना है, एक एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना होता है इंस्टीट्यूशन में। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स or the specific information or the general information that we need and require to be the part of IEP. So हम यहाँ पे बात कर रहे थे रिलेटेड सर्विसेज की। ठीक है, जब हम ये कह रहे हैं कि हमें उस स्पेसिफिक नीड को या स्पेशल नीड को एड्रेस करने के लिए कुछ रिलेटेड सर्विसेज भी समटाइम ज़रूरत हो सकती है, तो वो रिलेटेड सर्विसेज फॉर स्पेशल नीड्स के लिए क्या हो सकती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी है, ऑडियोलॉजी की सर्विसेज हैं, इंटरप्रेटिंग सर्विसेज हैं, यानी अगर कोई डेफनेस के साथ है और वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो आपने अगर उसके ऊपर काम करना है, उसके साथ किसी एरिया पे काम करना है, तो आपको डेफिनेटली एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत होगी। अब आप जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, आप उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यू नो द बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, बट यू डू नॉट हैव द एक्सपर्टीज़ टू टॉक टू द पर्सन। ठीक है, आप उसकी लैंग्वेज नहीं जानते, सो उस लैंग्वेज के बैरियर को रिमूव करने के लिए you need the services of interpreter. इस तरह से physical therapy, occupational therapy, recreational therapies including therapeutic recreations, social work services हो सकती हैं, school nurse services हो सकती हैं, यानी कि उसकी health conditions ज़्यादा severe हैं तो उसमें school nurse की services की ज़रूरत होगी, काउंसलिंग सर्विसेज की ज़रूरत हो सकती है, इसी तरह से रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग की भी ज़रूरत हो सकती है। रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग ये है कि आपने बेहतर कैसे होना है, इम्प्रूव कैसे होना है, वो जो सारी बातें भी हम कर रहे थे कि इम्प्रूवमेंट के लिए या रिहैबिलिटेट होने के लिए आपका माइंडसेट जो है उसका चेंज होना बहुत ज़रूरी है, उसका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, यानी इस बात का यकीन होना कि मैं बेहतर हो जाऊँगा या मैं किसी काबिल हूँ, ये माइंडसेट उसका चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए ये सारी काउंसलिंग की सर्विसेज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सो अब हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, यानी अब आपने IEP जो है उसको डिज़ाइन करने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या होगा। सो द फर्स्ट थिंग और द फर्स्ट स्टेप IEP प्रोसेस का क्या है, टू अंडरस्टैंड, एंड व्हाट टू अंडरस्टैंड, understand the achievements of grade level academic standards and functional expectations to identify the students' strengths and needs। यानी आपकी इस चीज़ के ऊपर अंडरस्टैंडिंग के बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या हैं और जो आप उसको काम करवाना चाह रहे हैं या जो गोल आपने अचीव करवाना है उसकी क्या एक्सपेक्टेशन लेवल है।
यानी बच्चे से आपका क्या एक्सपेक्टेशन लेवल है, आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गोल के साथ कितनी हद तक मैच कर सकता है। यानी गोल का एक एक्सपेक्टेशन लेवल है और एक बच्चे के परफॉर्मेंस लेवल है। इन दोनों को आपने किसी एक पॉइंट पे लेके आना है कि हम इन दोनों की एक जॉइंट वेंचर के तौर पे इसको हम किस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि बच्चा इस ख़ास गोल को कि लेवल को किस हद तक अचीव कर सकता है, राइट ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल कि आपने ये रखा हुआ है कि जी गोल है कि 100 वोकैबुलरी वर्ड्स जो बच्चे को आने चाहिए, तो दूसरी तरफ बच्चे की लिमिटेशन है, तो बच्चा उस लिमिटेशन के साथ या उस फंक्शनल लिमिटेशन के साथ उस 100% को अचीव करेगा, 100 के टारगेट को अचीव करेगा या 30 या 40 को अचीव कर सकता है। स्टेप 2 में क्या करना है, आइडेंटिफाई हाउ द स्टूडेंट्स डिसेबिलिटी इफेक्ट्स एकेडमिक अचीवमेंट एंड फंक्शनल परफॉर्मेंस। यानी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द अचीवमेंट्स एंड द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द चाइल्ड, जिसको आप करंट परफॉर्मेंस लेवल भी कहते हैं, यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज। यानी जैसे मैंने कहा कि पहले आपने स्ट्रेंथ्स देखनी है, फिर आपने उसकी जो फंक्शनल लिमिटेशंस हैं उसके पर आना है। तो फिर आपने उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि आखिर वो कौन सी ऐसी इसकी फ़िज़िकल इम्पेयरमेंट्स हैं, इसकी ऐसी कौन सी वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से ये ख़ास एकेडमिक लेवल को अचीव नहीं कर पा रहा, या इसको कौन से एकेडमिक सपोर्ट में ज़रूरत है उस ख़ास चीज़ को डील करने के लिए। एंड एट स्टेप 3 यू नीड टू डेवलप एम्बिशियस एंड अचीवेबल गोल्स। अब आफ्टर दी understanding about the strengths and abilities and identification of the weaknesses, now you are going to develop some goals and plans for the या इसको आप टारगेट्स भी कह सकते हैं कि वो टारगेट्स सेट करेंगे आप कि उसकी जो यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं और नीड्स को यूज़ करते हुए। और आफ्टर डेवलपिंग दोज प्लान्स, ये इतना आसान नहीं है जैसे मैं बोलती जा रही हूँ, लेकिन ज़ाहिर है इट्स अ डिटेल थिंग। बहरहाल हमें एक शॉर्ट उसका जो एक आप कह लीजिए कि ओवरव्यू है कि आपको पता लग जाए कि हमने करना क्या है, वो आपके सामने रख सकते हैं। वैसे मैं आपको ये बताती हूँ कि जब हम अपने कोर्स में डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हमारा जो ग्रेजुएशन लेवल का प्रोग्राम है फॉर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स, तो उसमें एक पूरी आप ये कह लीजिए कि इंटर्नशिप दैट इज़ फॉर 3 to 4 months की इंटर्नशिप होती है जो कि IEP के ऊपर ही रखी जाती है, जिसमें कि ये हम स्टूडेंट्स को टारगेट देते हैं कि उन्होंने एक IEP डिज़ाइन करना होता है किसी भी एक स्पेशल स्टूडेंट का। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। अगर आप इसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इट नीड्स योर टाइम एंड योर मोर अटेंशन टू वर्क एंड प्रैक्टिस ऑन दैट। So to align specially designed instructions, services, supports and accommodation needed to support goals and ensure access to the general curriculum। यानी अब उसकी अलाइनमेंट की जाती है। अलाइनमेंट से मुराद ये है कि उसके जो रेगुलर जो उसकी पार्ट्स हैं करिकुलम के, जो अचीवमेंट लेवल्स हैं, उनके साथ आप जो आपके टारगेटेड गोल्स हैं फॉर द IEP, आप उनको कैसे अलाइन करेंगे, उनको कैसे अचीव करने की कोशिश करेंगे। एंड एट द लास्ट यू एनालाइज द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल्स टू एवेल्युएट व्हाट वर्क्स एंड व्हाट इज़ नीडेड टू बी चेंज्ड। सो आप ये देखिए कि ये एक पूरा ऑनगोइंग प्रोसेस है। यानी आप ऐसा नहीं है कि आफ्टर एवेल्युएशन आप उस चीज़ को या आफ्टर एनालाइजिंग आप उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि समटाइम्स आपके कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो वन टाइम IEP डेवलप करने से आप अचीव कर लेते हैं, ठीक है। और IEP की ड्यूरेशन जो है वो ऑलमोस्ट आप ये कह लीजिए कि 6 वीक्स से लेके मिनिमम 6 वीक्स है मिनिमम, लेकिन ये बहुत कम होता है, लेकिन मैक्सिमम आप इसको 3 to 6 months के लिए जो है वो प्लान करते हैं। और जो प्रैक्टिस हो रही है IEP की एट हायर एजुकेशन लेवल यानी कॉलेज लेवल पे भी हमें देखने को मिलती है, और ये IEPs उन लोगों के लिए प्लान होते हैं कॉलेज लेवल पे जो कि इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स के साथ हैं। हमारे यहाँ तो चूँकि अभी इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट को आप इंक्लूड ही नहीं कर पाए ना, लेकिन इंटरनेशनली वो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं IEP को इवन एट कॉलेज लेवल, जहाँ पे वो इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स के साथ या सब एवरेज जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के साथ स्टूडेंट्स होते हैं उनको कॉलेज लेवल पे वो इंक्लूड करते हैं, और उसके लिए वो वहाँ पे IEP को भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया 3 to 6 months है, एंड व्हेन दे आर प्लानिंग एट हायर एजुकेशन तो वो इसको एनुअली भी प्लान करते हैं एट दैट लेवल,
कि वो उसको एनुअल प्लान में का हिस्सा बना देते हैं कि इसकी ख़ास एबिलिटी को वो पूरे साल में फिर किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अचीव करेंगे। सो यहाँ पे जो है वो 3 to 6 मंथ्स का एक प्लान बनता है बच्चे का, और वो ऑन गोइंग होता है, और आफ्टर अचीविंग दैट वो फिर दोबारा से आप उसके लिए जो नेक्स्ट IEP प्लान करते हैं उसमें फिर वो गोल्स जो रिमेनिंग होते हैं या वो गोल्स जिनको आप देखते हैं कि ख़ास इंटरवेंशन टेक्निक्स के साथ आप अचीव नहीं कर पाए हैं, उनको आप कैसे अचीव कर सकते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और द टेक्निकल पार्ट, ये जो हमने अभी सारे स्टेप्स देखे, उनमें जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल पार्ट होता है वो होता है कि आप गोल सेटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, आपका जो गोल है, जो आप उसके लिए टारगेट बना रहे हैं, वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम एम्बिशियस और अचीवेबल की बात करते हैं, एम्बिशियस का मतलब ये है, समटाइम्स हम एम्बिशियस को ये समझते हैं कि ये कुछ ऐसी प्रैक्टिस है जो कि बहुत मुश्किल है ना, मतलब रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन हमने जैसे पहले बात की कि हमने IEP जब डिज़ाइन करना है तो हमने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है, और स्ट्रेंथ्स पे फोकस करते हुए हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई रखनी है। ठीक है, हमने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। तो इट मीन्स कि हमने उसको एम्बिशियस रखना है गोल्स को, लेकिन एम्बिशियस रखने के साथ साथ हमने अचीवेबल भी रखना है। यानी हम ऐसा गोल डिज़ाइन ना कर दें कि बच्चा अचीव ही ना कर पाए। ठीक है, तो अचीवेबल बनाने के लिए हमें उसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स को भी देखना पड़ेगा। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टेक्निकल पार्ट। अगर मैं इसको इम्पॉर्टेंट की बजाय टेक्निकल पार्ट कहूँ तो वो ज़्यादा इसके लिए सूटेबल वर्ड है। टेक्निकल पार्ट इसलिए कि इसमें आपकी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, कि यू मस्ट बी अवेयर ऑफ गोल सेटिंग प्लान, कि आप जब गोल सेट करते हैं तो एक अच्छा गोल बनाने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम हो सकता है। सो आई थॉट टू शेयर कि आपके साथ जो ये गोल डेवलपमेंट है इसके ऊपर एक थोड़ी सी बात शेयर कर दी जाए। अच्छा जी, अब इसमें जो है स्टेप 3 जिसको हम गोल प्लानिंग कहते हैं, ठीक है, ये गोल डेवलपमेंट का जो पार्ट है, उसमें एक तो ये है कि IEP गोल्स आर डायरेक्टेड एट वाई द स्टूडेंट इज़ नॉट मीटिंग अर्ली चाइल्डहुड ग्रेड लेवल स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस। यानी आपने जब गोल सेट करना है तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए गोल बनाते हुए कि आप ये सोचें कि क्यों, वाई मीन्स क्यों आप ये गोल बना रहे हैं। बच्चा वो सारी चीज़ें जो कि उससे एक नॉर्मल उसकी सेटिंग में उसने अचीव करनी थी वो क्यों नहीं कर पाया। अब ये जो क्यों है या ये जो वाई है, ये आपको जवाब देगा, आपको वो एरियाज़ बताएगा जिसके ऊपर आपको काम करना होगा। ठीक है ना, यानी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे वो रीज़न्स, उन रीज़न्स की वजह से बच्चा रेगुलर एजुकेशन का पार्ट नहीं बन पाया, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि अगर मैं इन रीज़न्स के ऊपर या इन लैकिंग एरियाज़ के ऊपर गोल सेट करूँगा तो बच्चा बेहतर तरीके से काम कर लेगा। इस तरह से IEP गोल्स एड्रेसेस स्टूडेंट स्पेसिफिक डिसेबिलिटी रिलेटेड नीड्स दैट विल इम्प्रूव एक्सेस, एंगेजमेंट एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्टेशन। अच्छा, अब ये देखिए इसमें एक्सेस एंड एंगेजमेंट की बात की गई है। एक्सेस से मुराद ये है कि जो भी एक रेगुलर पार्ट था क्लासरूम का, उसके अंदर उसको वो कौन सी ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही थी या वो शायद उसके लिए एक्सेसिबल नहीं थी, तो मे भी क्योंकि एक्सेसिबिलिटी का इशू है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी के इशू से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आप फिज़िकल एक्सेसिबिलिटी की बात करें, यानी जो लेसन था वो उसके लिए एक्सेसिबल नहीं था। ठीक है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। हो सकता है उसका विजुअल मोड ठीक ना हो सकता है उसका हेयरिंग का मोड ठीक ना हो, उसकी वजह से वो एक्सेसिबल ना हो, या फिर टीचर की बात उसके कानों तक और कानों से उसके दिमाग के प्रोसेसिंग तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई मसला, यानी एक्सेसिबिलिटी का इशू है। और एंगेजमेंट से मुराद ये है कि शायद कोई एक्टिविटी ऐसी डिज़ाइन की जाती है क्लास में कि उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, उसको अप्रोप्रिएटली एंगेज नहीं किया जाता। एंगेजिंग एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। यानी एंगेजमेंट जो, यानी टीचर तो पढ़ा रहा है सबको, लेकिन हो सकता है सब एंगेज ना हो, और ख़ास तौर पे जब आप छोटी क्लासेस की बात करते हैं तो वहाँ पे एंगेजमेंट को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा क्लास में तो बैठा हुआ है लेकिन वो एंगेज नहीं है, यानी उसकी एक्टिव एंगेजमेंट लर्निंग के अंदर नहीं है। सो दिस नीड टू बी फोकस्ड वाइल डिज़ाइनिंग IEP। देन IEP गोल्स आर मेजरेबल, एम्बिशियस एंड अचीवेबल। यानी आप मेजरेबल बनाएंगे। मेजरेबल से मुराद है कि जिसको आप मेजर कर सकते हो। मेजर से करने से क्या मुराद है कि आप ये जान सकते हो कि हमने ये गोल बनाया था और ये अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। 3 out of 4, 2 out of 4, 1 out of 4, at what level it is ranking.
सिमिलरली वन गोल में एड्रेस मोर देन वन डिसेबिलिटी रिलेटेड नीड्स, और ये भी हो सकता है कि एक गोल आप डिज़ाइन करें और वो एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी रिलेटेड नीड्स को एड्रेस कर रहा हो। सो इन चीज़ों को मतलब आप समझ लें कि दीज आर द की पॉइंट्स वाइल यू आर डिज़ाइनिंग एन IEP। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपिंग मेजरेबल गोल्स, ठीक है, तो उसमें 3 चीज़ें हैं बेसिक। द वन इज़ बेसलाइन। बेसलाइन से क्या मुराद है? करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी बच्चा अभी किस लेवल पे है, यानी उसका जो एरिया जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं वो उसका एक्चुअल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है। यानी उसका रीडिंग पे अगर आप काम कर रहे हैं तो रीडिंग लेवल क्या है, वो कितना इंडिपेंडेंटली रीड कर लेता है, कितना फ्रीक्वेंसी के साथ या फ्लुएंसी के साथ वो रीडिंग कर सकता है, वो सारी चीज़ें उसके बेस लाइन में आती हैं। देन लेवल ऑफ अटेनमेंट, आप वो लेवल डिटरमिन करेंगे कि ये इसने कितनी हद तक अचीव करेगा। जैसे मैंने आपको कहा, फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं कि वो 10 में से 3 चीज़ें सीख सकेगा, 5 चीज़ें सीख सकेगा और कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ सीख सकेगा। यानी उसकी जो है वो 1 सेटिंग में सीखेगा, 2 में सीखेगा। सो दिस इज़ द लेवल ऑफ अटेनमेंट। देन प्रोसीजरिंग फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस, यानी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको जो प्रोग्रेस मॉनिटर कर रहे हैं उसको आप उस प्रोसीजर को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। यानी आप उसका प्रोसीजर भी बड़ा जो है वो मेटिकुलसली डिज़ाइन करें कि उसमें आप अप्रोप्रिएट असेसमेंट कर सकें। ऐसा ना करें कि आपने कोई ऐसा प्रोसीजर इस तरह से डिज़ाइन कर लें कि वो इटसेल्फ डिफ़िकल्ट हो जाए और उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मुहैया ना कर सकता हो। अच्छा जी, अब ये जो गोल स्टेटमेंट है, गोल स्टेटमेंट क्या होती है? जैसे कि आप ये कहेंगे चाइल्ड विल बी एबल टू रीड 10 sentences in 3 minutes, ठीक है, तो दिस इज़ अ गोल स्टेटमेंट। सो यस, सो द गोल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द डिसेबिलिटी रिलेटेड नीड। यानी जब आप गोल स्टेटमेंट बनाएं तो उस गोल स्टेटमेंट के अंदर उसकी जो डिसेबिलिटी रिलेटेड नीड है वो उसका हिस्सा हो, उस गोल स्टेटमेंट का पार्ट हो। यानी स्टेटमेंट पढ़ के फौरी तौर पे कोई भी इंसान अंदाज़ा लगा सकता हो कि इस गोल को वो अचीव कर रहा है, लेकिन उसके साथ ये स्पेशल नीड भी अटैच है। अब इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मस्ट इंक्लूड अ स्किल्स दैट इज़ मेजरेबल एंड अचीविंग द गोल विल इम्प्रूव द स्टूडेंट्स एक्सेस, एंगेजमेंट एंड प्रोग्रेस इन जर्नल एजुकेशन। अच्छा, एक इसमें जैसे हमने बात की कि स्टेटमेंट की गोल स्टेटमेंट एक होती है कंडीशन स्टेटमेंट। अभी कंडीशन स्टेटमेंट हर IP मतलब डिफरेंट तरह से लोग बना रहे हैं, उसमें कुछ लोग इसको रिक्वायर करते हैं, कुछ कहते हैं कि ये ना भी उसके अंदर शामिल हो तो ठीक है। लेकिन इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ये स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ गोल, बेंचमार्क, और ये SOT होता है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस आप समझते हैं ना? यानी जो आप एक पूरे प्रोग्राम के लिए प्लान करते हैं ऑब्जेक्टिव दैट इज़ लॉन्ग टर्म, और जो किसी ख़ास एक्टिविटी के लिए आप डिज़ाइन करते हैं दैट इज़ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। सो अब ये जो इसके अंदर चीज़ें हैं उसमें आप देखिए कि एक चीज़ है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है व्हेन, वेयर एंड हाउ, यानी वो जो गोल है उसको आप कहाँ पे और किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट, ड्यूरिंग स्मॉल ग्रुप रीडिंग इंस्ट्रक्शन व्हेन गिवन एक्सेस टू वर्ड प्रोसेसर, मीन्स कि वो जो गोल की इम्प्लीमेंटेशन है, क्या वो बच्चा अलग बैठ के आप उसको 1-to-1 सेटिंग में उसको वो चीज़ करवा रहे हैं, क्लासरूम ग्रुप में करवा रहे हैं, ड्यूरिंग द रेगुलर क्लास टीचिंग टाइम के अंदर करवा रहे हैं, या उसको कोई एडिशनल टाइम दे रहे हैं। सो दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट गोल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको शामिल करें। इसी तरह से डिफाइन कम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क। कम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क का मतलब ये कि उस टास्क का अपना कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है। जैसे आप गेम्स खेलते हैं ना, उसमें लेवल्स बने होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी लेवल 1 इज़ द मिनिमम डिफ़िकल्टी लेवल, यानी आप वो जल्दी से वो टारगेट अचीव कर लेते हैं। फिर लेवल 2 पे उसका मज़ीद कॉम्प्लेक्स लेवल आता है। सिमिलरली जब आप गोल्स डिज़ाइन करते हैं स्पेशल बच्चों के लिए, तो उसमें भी फिर आपने वो जो उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है उसको भी मॉनिटर करना है, उसको भी देखना है कि वो कितनी हद तक आप उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। इस तरह से लिंक अकोमोडेशंस टू गोल। लिंक अकोमोडेशंस टू गोल का मतलब ये है कि आप उस ख़ास गोल को अचीव करने के लिए क्या कोई अकोमोडेशन भी करेंगे या नहीं करेंगे। अकोमोडेशन क्या है? यस, यानी आप कोई एडिशनल टेक्निक्स उसके साथ यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और एडिशनल टेक्निक्स क्या हो सकती हैं? आप टेक्स्ट बुक के साथ आप जो है कोई वीडियो का यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यस, कुछ भी ऐसा आप उसको अकोमोडेट करने के लिए कर लीजिए। सो प्रोवाइड फॉर स्टूडेंट चॉइस।
दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गोल को अचीव करने के लिए स्टूडेंट चॉइस का भी ख्याल रखें, ठीक है। यानी स्टूडेंट चॉइस से मुराद है कि स्टूडेंट का अपना इंटरेस्ट क्या है। अगर स्टूडेंट जो है वो किसी एक ख़ास स्किल के ज़रिए सीखना ज़्यादा पसंद करता है तो आप उसको उस एक्टिविटी में एंगेज कर लें, ठीक है। यानी वो आर्ट एंड ड्राइंग के थ्रू वो गोल ज़्यादा बेहतर अचीव कर सकता है तो आप उसको उसमें एंगेज कर लें। अगर आपको लगता है कि वो राइम्स एंड पोइम्स के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू वो चीज़ अचीव कर सकता है तो आप उसके लिए वैसी एक्टिविटी डिज़ाइन कर लीजिए, ठीक है। यानी जो भी स्टूडेंट का इंटरेस्ट है उसके मुताबिक आप वो उस एक्टिविटी को डिज़ाइन करें। अच्छा, अब ये थोड़ी सी एक आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए दैट व्हेन वी टॉक अबाउट डिसेबिलिटी रिलेटेड नीड्स एंड हाउ वी आर गोइंग टू मेड आवर गोल्स। फॉर एग्जांपल 3 डिसेबिलिटी रिलेटेड नीड्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पहली क्या है, आप इम्प्रूव रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ठीक है। यानी आप क्या चाहते हैं, उसकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं। दूसरी क्या है, इम्प्रूव फोनोलॉजी एंड डिकोडिंग। फोनोलॉजी क्या होता है, जो कि आपके उससे रिलेटेड है कि उसके फ़नीम से, आपके साउंड से रिलेटेड है कि हाउ यू प्रोनाउंस दैट वर्ड, राइट। थर्ड रिलेटेड नीड क्या है, डेवलप एंड यूज स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन। यानी जाहिर है जब बच्चे के साथ कोई भी प्रॉब्लम अटैच होती है ना तो वो फ्रस्ट्रेटेड भी होता है उसके लिए। यानी जो काम वो नहीं कर सकता उसे वो करने के लिए दिया जाए और वो जब उसको कर ना पाए और अचीव ना कर पाए तो वो फ्रस्ट्रेटेड होता है। ऐसे ही है ना, जैसे बच्चों को जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, दे डोंट लाइक मैथ्स, वो 1 सवाल 2 सवाल करने के बाद बस ठीक है अब इसको बंद करें। यस, आवाज़ ठीक नहीं आती है, हाँ, स्पीच उनकी ठीक नहीं है तो वो बात करते हुए क्या करेंगे, जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और फिर उनको क्लासरूम का बिहेवियर भी फेस करना पड़ता है। बच्चे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, फिर वो पढ़ने से गुरेज करते हैं। वो कहते हैं कि हम इसको रीड ही नहीं करते, हम इसको लीव आउट करते हैं। क्या मुसीबत है ना हमारे लिए, बजाय कि हम इससे कोई अच्छा फील करें वो उनको बुरा लगना शुरू हो जाता है। सो दीज आर 3 डिसेबिलिटी रिलेटेड नीड्स एंड इफ़ वी सी ऑन द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज़ अबाउट इम्प्रूव रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो उसके लिए गोल क्या सेट है, गिवन 4th grade level text, student will read 100 words correctly per minute in 90% of the trials। अच्छा, अब आप इसमें देखें कि कितनी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले इस गोल में आपको ये नज़र आ रहा है कि उसका ग्रेड लेवल क्या है, 4 है, ठीक है। अब उसके लिए टारगेट क्या है, 100 वर्ड्स, और करेक्टली 100 वर्ड्स रीड करने के लिए उसके पास टाइम कितना है, 1 मिनट है, और 1 मिनट में एक्यूरेसी लेवल क्या है, 90% ट्रायल्स, ठीक है। यानी अब आप देखिए कि इस एक उसको टारगेट को अचीव करने के लिए जो गोल सेट किया गया उसमें आपके पास 3 से 4 मुख्तलिफ चीज़ें आपने उसमें मेंशन की हैं। यानी आपने सिर्फ ये नहीं कह देना, आम तौर पे हम क्या कहेंगे जी कि अचीवमेंट गोल क्या हमारा कि 100 वर्ड्स जो है बच्चा रीड करने के काबिल हो, लेकिन दिस इज़ नॉट एन अचीवेबल और मेजरेबल गोल। अब हमने इसको मेजरेबल बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें हमने एक टारगेट सेट कर दिया कि जब बच्चा 90% एक्यूरेसी के साथ, या 90% ट्रायल से मुराद ये है कि ट्राई एंड अगेन, यानी ये नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल 100% एक ही फ्लो में सारा कर रहा हो, लेकिन वो ट्रायल्स के साथ, ट्रायल्स का मतलब ये कि उसमें गलती की गुंजाइश हो सकती है, राइट। तो अगेन ये हमने थोड़ी सी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी है। तो इसका मतलब है कि हम इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं कि बच्चे ने ये वाला गोल अचीव किया या नहीं किया। सो जो स्टेटमेंट है आईपी की, उसको डिज़ाइन करने का ये तरीका है। अच्छा जी, अब बेंचमार्क्स जो हैं, बेंचमार्क क्या होते हैं, माइलस्टोन्स, राइट। और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो उस बेंचमार्क को अचीव करने के लिए आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं। सो दे रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट्स विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ हु पार्टिसिपेट इन ऑल्टरनेट असेसमेंट अलाइंड विद ऑल्टरनेट अचीवमेंट स्टैंडर्ड्स। यानी ऑल्टरनेट असेसमेंट्स ही आप यूज़ करेंगे जब आप ऑल्टरनेट प्रोग्राम उसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपने गोल डिज़ाइन किया आईपी में ऑल्टरनेटिव मोड्स यूज़ करते हुए। अब ये जो ऑल्टरनेटिव हैं, जब भी हम ऑल्टरनेट प्लान का वर्ड यूज़ करते हैं तो ये याद रखिए कि ये उनके लिए हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हम बिल्कुल रेगुलर सिस्टम का पार्ट नहीं बना सकते चाइल्ड को, और इसको हम समटाइम्स पैरेलल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, पैरेलल डिज़ाइन भी कहते हैं। और ये मोस्टली जो बच्चे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के साथ होते हैं उनके लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है। चूँकि जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं और इंक्लूजन प्लेसमेंट की बात करते हैं तो उसमें प्लेसमेंट जो क्राइटेरिया है वो एज रिलेटेड होता है,
यानी 17 ईयर्स का बच्चा है तो उसको उसके एज ग्रुप के साथ बैठना है। अब 17 to 18 ईयर्स का जो एज ग्रुप है वो क्या बनता है? स्कूल लेवल में या स्टडीज़ के लेवल में गए, ठीक है। यानी हो सकता है मैट्रिक में हो सकता है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो हमारे ग्रेड्स हैं उसके अंदर हो। तो अब जो इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट के साथ 17-18 साल का बच्चा है वो सारी चीज़ें मीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो लॉ है वो ये कहता है कि आपने उसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के लिए उसको एज ग्रुप को आपने फोकस करना है। अब एज ग्रुप के साथ बैठेगा लेकिन उसके लिए पैरेलल करिकुलम होगा, पैरेलल गोल्स होंगे, ऑल्टरनेटिव गोल्स होंगे, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये आप याद रखें। इस तरह से आईपी टीम्स में ऑल्सो डिटरमिन बेंचमार्क्स और एसओटीज आर अप्रोप्रिएट फॉर एनी अदर स्टूडेंट विद एन आईपी। और ये आईपी टीम चूँकि एक्सपर्ट्स की टीम होती है और दे कैन डिटरमिन द जिसको आप कहते हैं डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द चाइल्ड, तो दे बेटर डिसाइड दैट व्हाट द गोल्स शुड बी फॉर child with any special need.